हेलो एंड वेलकम टू एग्रो एकेडमी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। ये हमारी एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग पार्ट 3 वीडियो है जो आरपीएससी असिस्टेंट एग्रीकल्चरल इंजीनियर परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यूज की सीरीज का हिस्सा है। ये परीक्षा 19 अप्रैल 2006 को होने वाली है, तो अपनी तैयारी शुरू करने का ये सबसे अच्छा समय है। और एक खास बात, क्रिसमस के अवसर पर एग्रो एकेडमी फाउंडेशन बैच पर 50% की छूट दे रहा है। आज ही ज्वाइन करें, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज की इस विशेष चर्चा में हम रेफ्रिजरेशन और थर्मोडायनामिक्स से जुड़े कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों मतलब एमसीक्यूज को एक एक करके हल करेंगे। हमारा मकसद सिर्फ सही जवाब जानना नहीं है, बल्कि उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है उसे समझना है। बिल्कुल, ताकि परीक्षा में अगर कोई सवाल थोड़ा घुमाकर भी पूछा जाए तो उसे आसानी से हल किया जा सके। सही बात है। और एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग में रेफ्रिजरेशन एक बहुत ही फाउंडेशनल टॉपिक है। मतलब खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने से लेकर पूरी कोल्ड चेन को समझने तक इसके जो सिद्धांत हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो ये प्रश्न बेसिक कॉन्सेप्ट्स को परखने और मजबूत करने में काफी मदद करेंगे। हाँ बिल्कुल, तो शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल, प्रश्न संख्या 1 वह प्रक्रिया है जिसमें किसी स्थान से उसके आसपास के तापमान से कम तापमान पर ऊष्मा को हटाया जाता है। विकल्प हैं ए हीटिंग, बी रेफ्रिजरेशन, सी इवेपोरेशन और डी ड्राइंग। ये तो बिल्कुल परिभाषा ही पूछ लिए। हाँ, एकदम बेसिक। इसका सही उत्तर है बी रेफ्रिजरेशन। ये रेफ्रिजरेशन की मूल परिभाषा है। एक ठंडी जगह से गर्मी निकालकर उसे गर्म जगह पर छोड़ना। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 2 पर आते हैं। रेफ्रिजरेंट के दबाव और तापमान को वायुमंडलीय से ऊपर बढ़ा देता है। ऑप्शंस हैं ए कंप्रेसर, बी इवेपोरेटर, सी एक्सपेंशन वाल्व और डी कंडेंसर। पार्ट है जो रेफ्रिजरेंट वेपर को कंप्रेस करता है और उससे उसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ जाता है। सिस्टम का दिल भी कहते हैं इसे, है ना? एग्जैक्टली। पूरे सिस्टम में रेफ्रिजरेंट को यही पंप करता है। चलिए अगला सवाल, प्रश्न संख्या 3। रेफ्रिजरेशन एक से तापमान क्षेत्र में ऊष्मा ऊर्जा को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया है। और विकल्प हैं ए बहुत कम उच्च, बी उच्च बहुत उच्च, सी उच्च कम और डी कम उच्च। ये थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है। इसका उत्तर है डी कम उच्च। जैसा हमने पहले सवाल में बात की, गर्मी हमेशा ठंडी जगह से मतलब लो टेम्परेचर रीजन से गर्म जगह की ओर ट्रांसफर की जाती है। बिल्कुल, हाई टेम्परेचर रीजन की ओर। बहुत बढ़िया। अब है प्रश्न संख्या 4। रेफ्रिजरेशन सिस्टम में साइकिल को माना जाता है जो हीट इंजन के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शंस हैं ए रैंकिन साइकिल, बी कार्नोट साइकिल, सी ओटो साइकिल और डी रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल। यहाँ सही विकल्प है डी रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल। रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल। हाँ, जो हीट इंजन होता है वो काम करता है कार्नोट साइकिल पर और रेफ्रिजरेटर या हीट पंप उसके ठीक उल्टे सिद्धांत पर यानी रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल पर काम करते हैं। अच्छा, तो ये एक तरह की आदर्श साइकिल हुई। हाँ, ये एक आइडियल साइकिल है, एक बेंचमार्क है। समझ गया। अब है प्रश्न संख्या 5। हाँ, ऊर्जा का एक रूप है जो किसी पदार्थ में आणविक कंपन यानी मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन के रूप में मौजूद होता है। विकल्प ए करंट, बी लाइट, सी हीट, डी साउंड। ये तो ऊष्मा यानी सी हीट की सीधी सीधी परिभाषा है। बिल्कुल। चलिए प्रश्न संख्या 6 पर। जब तापमान को क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट तक बढ़ा दिया जाता है तो और ऊष्मा देने पर उबलते पानी का तापमान नहीं बढ़ता है। इसे के रूप में जाना जाता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। हाँ, इसके ऑप्शंस हैं ए वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, बी विशिष्ट ऊष्मा, सी संलयन की गुप्त ऊष्मा और डी कुल ऊष्मा। सही जवाब है ए वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, जिसे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी कहते हैं। ये वो ऊर्जा है जो पदार्थ की अवस्था बदलने में खर्च होती है, जैसे पानी से भाप, और इस दौरान तापमान नहीं बढ़ता। अच्छा, तो सारी एनर्जी स्टेट चेंज करने में लग जाती है। बिल्कुल। ठीक है। प्रश्न संख्या 7। रेफ्रिजरेंट का हिमांक मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑपरेटिंग टेम्परेचर से काफी नीचे होना चाहिए। विकल्प हैं ए कंडेंसर, बी कंप्रेसर, सी इवेपोरेटर, डी एक्सपेंशन वाल्व। सही उत्तर है सी इवेपोरेटर, क्योंकि इवेपोरेटर जो है वो सिस्टम का सबसे ठंडा हिस्सा होता है और हम ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि रेफ्रिजरेंट वहीं पर जम जाए। हाँ, वरना तो पूरा सिस्टम ही रुक जाएगा। सही बात है। अगला सवाल, प्रश्न संख्या 8।
का उपयोग ऊर्जा की गुणवत्ता को मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शंस: ए विशिष्ट ऊष्मा, बी एंट्रोपी, सी एंथैल्पी, डी थर्मल कंडक्टिविटी। में ऊर्जा की अनुपलब्धता या कह सकते हैं कि सिस्टम की अव्यवस्था यानी डिसऑर्डर का माप है। ठीक है, तो ये थे रेफ्रिजरेशन के मूल सिद्धांतों पर कुछ सवाल। अब चलिए ऊष्मागतिकी यानी थर्मोडायनामिक्स से जुड़े कुछ सवालों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 9। एक प्रणाली जहां तरल स्थिर प्रवाह मतलब स्टेडी फ्लो की स्थिति में रहता है उसे कहा जाता है। इसके ऑप्शंस तो सवाल में ही छिपे हैं। हाँ, ए स्थिर प्रवाह, बी अस्थिर प्रवाह, सी प्रतिवर्ती प्रवाह और डी अपरिवर्तनीय प्रवाह। तो इसका सीधा जवाब है ए स्थिर प्रवाह यानी स्टेडी फ्लो। बिल्कुल। अब प्रश्न संख्या 10 कहता है कि एक प्रणाली में ऊर्जा के सभी रूपों का योग हमेशा समान रहता है। विकल्प हैं: ए ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम, बी पहला नियम, सी दूसरा नियम और डी तीसरा नियम। ये तो ऊर्जा संरक्षण का नियम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसे हम बी ऊष्मागतिकी का पहला नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। अब प्रश्न संख्या 11 रेफ्रिजरेशन सिस्टम के सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शंस फिर से वही हैं: 0वां, पहला, दूसरा या तीसरा नियम। रेफ्रिजरेशन सिस्टम काम करता है सी ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पर। और ये नियम क्या कहता है? ये नियम बताता है कि ऊष्मा अपने आप ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर नहीं जा सकती। इसके लिए बाहरी कार्य मतलब एक्सटर्नल वर्क की जरूरत होती है, जो हमारा कंप्रेसर करता है। अच्छा, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। और मैं बता दूं कि इस तरह के सभी कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझने के लिए एग्रो एकेडमी का RPCAN फाउंडेशन बैच देखा जा सकता है, जहां हर टॉपिक को विस्तार से कवर किया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 12। एक प्रक्रिया होती है यदि इसमें सिस्टम और परिवेश के बीच एक सीमित तापमान अंतर पर ऊष्मा का हस्तांतरण शामिल हो। ऑप्शंस: ए स्थिर, बी अस्थिर, सी प्रतिवर्ती या डी अपरिवर्तनीय। इसका सही जवाब है डी अपरिवर्तनीय यानी इरिवर्सिबल। असल दुनिया में होने वाली सभी प्रक्रियाएं अपरिवर्तनीय ही होती हैं, क्योंकि उनमें कुछ न कुछ नुकसान मतलब लॉस होता ही है। परफेक्ट प्रक्रिया नहीं होती कोई नहीं होती। ठीक है, अब है प्रश्न संख्या 13 का उपयोग प्रक्रिया की अपरिवर्तनीयता मतलब इरिवर्सिबिलिटी को मापने के लिए किया जाता है। ये सवाल शायद पहले भी आया है अलग तरीके से। हाँ बिल्कुल, जैसा हमने पहले डिस्कस किया था। इसका उत्तर है बी एंट्रोपी। एंट्रोपी में जो बढ़ोतरी होती है वो प्रक्रिया की अपरिवर्तनीयता को ही दर्शाती है। सही। अगला प्रश्न संख्या 14। एंट्रोपी एक पदार्थ के भीतर यांत्रिक कार्य में रूपांतरण के लिए अनुपलब्ध तापीय ऊर्जा का एक माप है। यह कथन द्वारा दिया गया है। इसमें वैज्ञानिकों के नाम है: ए क्लॉसियस, बी निकोलस लियोनार्ड साडी कार्नोट, सी विलियम थॉमसन और डी जेम्स क्लार्क। ये एक प्रसिद्ध कथन है और ये ए क्लॉसियस मतलब क्लॉसियस ने दिया था। ठीक है, ये याद रखने वाला फैक्ट है। हाँ। प्रश्न संख्या 15 में वृद्धि ऊर्जा के क्षरण, डेग्रेडेशन में वृद्धि या ऊर्जा की उपलब्धता में कमी को इंगित करती है। ये फिर से एंट्रोपी से ही जुड़ा है। विकल्प हैं: ए एंट्रोपी, बी एंथैल्पी, सी विशिष्ट ऊष्मा, डी गुप्त ऊष्मा। बिल्कुल, इसका उत्तर है ए एंट्रोपी। चलिए प्रश्न संख्या 16। प्रक्रिया में सिस्टम और परिवेश के बीच ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। यह भी एक स्टैंडर्ड परिभाषा है। ऑप्शंस हैं: ए इसोथर्मल, बी एडियाबैटिक, सी आइसोबारिक, डी आइसोकोरिक। सही जवाब है बी एडियाबैटिक प्रक्रिया। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो पूरी तरह से इंसुलेटेड हो, कोई हीट अंदर बाहर नहीं होती। ठीक है, अब इसी से जुड़ा है प्रश्न संख्या 17। एक प्रतिवर्ती एडियाबैटिक प्रक्रिया को प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। ऑप्शंस: ए आइसेंट्रोपिक, बी इसोथर्मल, सी आइसोबारिक, डी आइसोकोरिक। प्रतिवर्ती एडियाबैटिक प्रक्रिया को ए आइसेंट्रोपिक मतलब आइसेंट्रोपिक प्रक्रिया कहते हैं। आइसेंट्रोपिक मतलब जिसमें एंट्रोपी स्थिर रहती है, कांस्टेंट एंट्रोपी। बहुत बढ़िया। अब है प्रश्न संख्या 18। कार्नोट रेफ्रिजरेशन सिस्टम में ऊष्मा अवशोषण और अस्वीकृति होती है और संपीड़न और विस्तार होते हैं। इसमें 2 खाली जगह भरनी है। हाँ, तो कार्नोट साइकिल में हीट ट्रांसफर हमेशा स्थिर तापमान पर होता है, यानी आइसोथर्मल। बिल्कुल।
और कंप्रेशन और एक्सपेंशन स्थिर एंट्रोपी पर होता है, यानी आइसेंट्रोपिक। तो सही उत्तर हुआ बी, आइसोथर्मल आइसेंट्रोपिक। समझ गया। अब इस खंड का आखिरी सवाल, प्रश्न संख्या 19 का उपयोग उच्च दबाव वाले तरल रेफ्रिजरेंट को नियंत्रित दर पर सिस्टम के निम्न दबाव में जाने की अनुमति देने के लिए किया जाता है। ये कौन सा पार्ट करता है? ए, कंडेंसर, बी, कंप्रेसर, सी, एक्सपेंशन वाल्व, डी, इवेपोरेटर। ये काम है सी, एक्सपेंशन वाल्व का। ये रेफ्रिजरेंट के प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को अचानक से बहुत कम कर देता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं रेफ्रिजरेंट्स और सिस्टम के मुख्य घटकों की। प्रश्न संख्या 20 से शुरू करते हैं। प्रश्न 20, एक रेफ्रिजरेंट है जो खाद्य पदार्थों के रंग, स्वाद या बनावट को प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शंस हैं SO2, CO2, अमोनिया और R12। इसका सही जवाब है सी, अमोनिया। इसे बड़े कोल्ड स्टोरेज में इसलिए काफी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 21, पानी में घुलकर थोड़ा अम्लीय हो जाता है लेकिन खाद्य उत्पादों को प्रभावित नहीं करता है। इसका उत्तर है ए, CO2। ये पानी के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाता है पर फूड पर असर नहीं करता। अच्छा, अब है प्रश्न संख्या 22। ये रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टीज के बारे में है। विशिष्ट ऊष्मा और वाष्प की विशिष्ट ऊष्मा का मान अधिक होना चाहिए। ऑप्शंस हैं उच्च और निम्न, या दोनों उच्च या दोनों निम्न। देखिए, दोनों ही उच्च होने चाहिए, मतलब हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड और हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपर। तो ऑप्शन बी हुआ उच्च उच्च। हाँ, दोनों ही रेफ्रिजरेशन प्रभाव को बढ़ाते हैं। CO2, SO2, अमोनिया और मिथाइल क्लोराइड। दिए गए विकल्पों में से बी, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड अत्यधिक विषैला है। ओके। प्रश्न संख्या 24 को ड्राई आइस के नाम से भी जाना जाता है। ये तो काफी कॉमन है। हाँ, ये सबको पता होना चाहिए। इसका उत्तर है बी, ठोस CO2, मतलब सॉलिड CO2। बिल्कुल। प्रश्न 25 को रेफ्रिजरेशन सिस्टम का हृदय माना जाता है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, सही। ये है ए, कंप्रेसर, क्योंकि यही रेफ्रिजरेंट को पूरे सिस्टम में पंप करता है। बहुत बढ़िया। अब कुछ और घटकों और प्रदर्शन से जुड़े सवाल। प्रश्न संख्या 26, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में प्रति स्टेज दबाव वृद्धि होती है। कम, बहुत अधिक, मध्यम या इनमें से कोई नहीं। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में प्रति स्टेज दबाव वृद्धि डी, कम यानी स्मॉल होती है, इसीलिए इसमें मल्टीपल स्टेज की जरूरत पड़ती है। अच्छा, प्रश्न 27, रेफ्रिजरेंट से गर्मी को हटाता है। गर्मी हटाने का काम मतलब सिस्टम से बाहर फेंकने का काम। हाँ, तो ये कौन करता है? ये काम करता है ए, कंडेंसर। ये इवेपोरेटर से आई गर्मी को रेफ्रिजरेंट से हटाकर बाहर फेंकता है। ठीक है। प्रश्न 28, घरेलू रेफ्रिजरेटर में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला रेफ्रिजरेंट कौन सा है? ऑप्शंस हैं अमोनिया, R12, SO2, CO2। आमतौर पर जो पहले इस्तेमाल होता था वो था बी, R12। हालांकि अब इसे ओजोन लेयर के कारण फेज आउट किया जा रहा है। हाँ, अब नए रेफ्रिजरेंट आ गए हैं। जी। प्रश्न संख्या 29 को कूलर या फ्रीजर भी कहा जाता है। इसका उत्तर है ए, इवेपोरेटर, क्योंकि असल में ठंडक तो यहीं पैदा होती है, यहीं पर रेफ्रिजरेंट गर्मी सोखता है। बिल्कुल सही। और प्रश्न 30, इवेपोरेटर में रेफ्रिजरेंट के प्रवाह को नियंत्रित करता है। ये भी एक कंट्रोल डिवाइस है। ये है बी, एक्सपेंशन वाल्व। ये इवेपोरेटर के लोड के अनुसार रेफ्रिजरेंट के फ्लो को कंट्रोल करता है। बहुत बढ़िया। अब हम अपने अंतिम खंड पर हैं जो क्षमता और हीट पंप से संबंधित है। तो प्रश्न संख्या 31, रेफ्रिजरेशन क्षमता को की इकाई में मापा जाता है। ऑप्शंस हैं किलोवाट, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, हॉर्स पावर या किलो कैलोरी प्रति मिनट। इसकी जो स्टैंडर्ड इकाई है वो है बी, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, जिसे TR भी कहते हैं। हाँ। ठीक है। प्रश्न 32, पानी के लिए संलयन की गुप्त ऊष्मा का मान है। मतलब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसका एक स्टैंडर्ड मान है जो है सी, 80 कैलोरी पर किलोग्राम। 80 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम। जी। प्रश्न 33, 1 टन रेफ्रिजरेशन के बराबर है। इसमें विकल्प हैं 50 किलो कैलोरी मिनट, 3.5 किलोवाट और फिर दोनों या इनमें से कोई नहीं। 1 टन रेफ्रिजरेशन इन दोनों के बराबर होता है, 50 किलो कैलोरी पर मिनट भी और 3.5 किलोवाट भी। तो सही उत्तर है डी, दोनों ए और बी। ये कन्वर्जन याद रखना जरूरी है। बहुत जरूरी है। प्रश्न 34, प्रक्रिया में किया गया कार्य आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है।
ये थर्मोडायनामिक्स का सवाल है। ये होता है सी आइसोकोरिक प्रक्रिया में, क्योंकि इस प्रक्रिया में आयतन मतलब वॉल्यूम स्थिर रहता है तो कोई कार्य नहीं होता। अच्छा, इसलिए वर्क डन इंटरनल एनर्जी के बराबर हो जाता है। हाँ। प्रश्न 35। एक ऐसा उपकरण है जो निम्न तापमान स्रोत से ऊष्मा निकालता है और उसे उच्च तापमान सिंक तक पहुंचाता है। ये तो रेफ्रिजरेटर का उल्टा हुआ। हाँ, बिल्कुल। इसे कहते हैं बी हीट पंप। ये कम तापमान से गर्मी लेकर उसे उच्च तापमान पर पहुंचाता है। ठीक है। अब प्रश्न 36। हीट पंप के प्रदर्शन को के रूप में जाना जाता है। जैसे रेफ्रिजरेटर के लिए होता है वैसे ही हीट पंप के लिए भी होता है। इसे कहते हैं ए कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, यानी COP। ठीक है, COP। हाँ। प्रश्न 37। एक अच्छे रेफ्रिजरेंट का हिमांक होना चाहिए। ऑप्शंस हैं 0 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस, -20 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री सेल्सियस। हिमांक मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, जितना कम हो उतना अच्छा। तो दिए गए विकल्पों में सबसे अच्छा है डी -40 डिग्री सेल्सियस, ताकि वो सिस्टम में जमे नहीं। बिल्कुल। प्रश्न 38। रेफ्रिजरेंट का दबाव वायुमंडलीय दबाव से होना चाहिए। पॉजिटिव, नेगेटिव, शून्य या कोई भी। इसे ए पॉजिटिव रखना बेहतर होता है, मतलब वायुमंडलीय दबाव से थोड़ा अधिक। क्यों? ताकि अगर कोई लीकेज हो तो रेफ्रिजरेंट बाहर निकले, हवा अंदर ना आए। हवा अंदर आने से सिस्टम में नमी आ सकती है। बहुत बढ़िया पॉइंट है। प्रश्न 39। जब रेफ्रिजरेशन साइकिल का उपयोग गर्म करने के उद्देश्य से किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ये हम अभी बात कर चुके हैं। हाँ, इसे बी हीट पंप कहते हैं। बिल्कुल। और अब आज का आखिरी सवाल, प्रश्न संख्या 40। रेफ्रिजरेंट पानी के साथ मिलकर क्षारीय मतलब अल्कलाइन हो जाता है। CO2, SO2, R12 या अमोनिया? इसका सही जवाब है डी अमोनिया। ये पानी के साथ मिलकर अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है जो क्षारीय होता है और ये अम्लीय खाद्य पदार्थों के साथ प्रतिक्रिया कर सकता है। तो ये थे एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग के रेफ्रिजरेशन विषय पर 40 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। हमें उम्मीद है कि इस चर्चा से सबके कॉन्सेप्ट्स और भी स्पष्ट हुए होंगे। इन प्रश्नों का अभ्यास करना बहुत जरूरी है। ये आपको परीक्षा के पैटर्न को समझने और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने में मदद करेगा। बिल्कुल। तो अब आपका काम है कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपके 40 में से कितने सवाल सही हुए। इससे आपको अपनी तैयारी का स्तर पता चलेगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम इस MCQ सीरीज को जारी रखें तो कमेंट में यस जरूर लिखें। आपके फीडबैक से ही हम आगे की वीडियो बनाएंगे। हाँ, आपका फीडबैक बहुत महत्वपूर्ण है। और हाँ, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो एग्रो एकेडमी को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो मिस न करें। अगली वीडियो में मिलते हैं।